दरवाज़ा बंद होते ही मुकम्मल तारीकी छा गई। मैंने टटोल कर दीवार का सहारा लिया और पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से 2 सीढ़ी, फिर तीसरी। हर तरफ घुप अंधेरा था, अजीब सी वो हर तरफ फैली थी सीलन जैसी। बहुत डरावना एहसास हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। नाहिद, मेरे कानों से जमशेद की आवाज़ टकराई। हाँ हाँ, मैंने तड़प कर पुकारा। नाहिद। जमशेद ने मुझे दोबारा पुकारा। इसकी आवाज़ में अजीब तकलीफ थी, सख्त कर्ब। और फिर मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, सारा जिस्म पसीने में भीगा हो था। बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटकर मैं उठकर बैठ गई। मेरे सर में जैसे धमाके हो रहे थे। उफ! मैंने अपना सर हाथों में थाम लिया। 40 साल, मैंने सोचा। 40 साल हो गए, मगर जमशेद की आवाज़ आज भी मुझे इस तरह महसूस होती है जैसे इसने अभी पुकारा हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। और ये ख्वाब, न जाने 40 बरसों में कितनी मर्तबा मैं ये ख्वाब देख चुकी हूँ। तकरीबन इस तरह, इसी अंदाज के ख्वाब मुझे आज तक नजर आते हैं। जमशेद और वो तहखाना। ये बहुत पुरानी बात है। तकरीबन 40 साल पुरानी मेरी उम्र इस वक्त कोई 15-16 बरस थी। पाकिस्तान बने चंद साल ही हुए थे। पाकिस्तान आकर हम सखर में आबाद हो गए थे। यानी मैं, मेरे बड़े भाई राशिद और अम्मा अब्बा। यहाँ जो घर हमें अलाट हुआ था वो सीता मंदिर से तकरीबन जड़ा हुआ था। असल में ये पूरा महल्ला हिंदू का था। वो इंडिया हिजरत कर गए और वहाँ से आने वाले मुसलमान को ये घर अलाट हो गए। छोटे छोटे पुरानी वज़ा के घर। हमें जो घर मिला वो छोटे कमरों पर मुश्तमिल था। छोटा सा सहन और छत, मगर कमरों के अक़ब में एक तहखाना मौजूद था। ना जाने वो किस मकसद के तहत बनवाया गया था, क्योंकि चंद सीढ़ियाँ उतरने के बाद इसकी बाकी सीढ़ियाँ मुकम्मल तौर पर पानी से डूबी हुई थी। इस वजह से इसमें कोई सामान वगैरह तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता था। ना जाने वो कितना गहरा था, क्योंकि अगर इसमें कोई पत्थर फेंका जाता तो उसकी ज़मीन से टकराने की आवाज़ नहीं आती थी। महल्ले के लोग जो महीनों बरसों से रह रहे थे, इनमें इस तहखाने के मुताल्लिक पर असरार और मनगढ़ंत कहानियाँ मशहूर थी। कुछ का कहना था इस तहखाने से एक सुरंग सीता मंदिर के अंदर तक जाती थी, एन सीता देवी की मूर्ति के नीचे, क्योंकि मंदिर के अंदर सीता देवी की मूर्ति वाला कमरा मुस्तकिल बंद रहता था। इसका ताला सिर्फ बड़े पुजारियों की ज़ेरे निगरानी उनके खास दिनों पर ही खुलता था। मुस्तकिल पानी खड़ा रहने से तहखाने में एक अजीब बो सी हुई थी। इस घर में शिफ्ट होते ही अब्बा ने तहखाने की कुंडी अच्छी तरह बंद कर दी थी और मुझे और राशिद भाई को सख्ती से हिदायत कर दी थी कि हम इसके अंदर ना जाएं। राशिद भाई मुझसे उम्र में चंद बरस बड़े थे। शरारतों से उनका दौर का भी वास्ता नहीं था, मगर लड़की होने के बावजूद मैं बहुत शरारती थी और अक्सर अपनी सहेलियों के साथ तहखाने की कुंडी खोल देती। हम उसके अंदर जाते, मुख्तलिफ तबसरे करते और उसके बारे में सुनी सच्ची और मनगढ़ंत बातें करते। इस घर में आने के 2 साल के बाद हमारी अम्मा का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार थी। उनके इंतकाल के बाद हमारी रिश्ते की फूफी हमीदा हमारे साथ रहने लगी। इनके ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में ही रह गए थे। वो बहुत बूढ़ी थी, मगर जैसे तैसे घर का काम कर लेती थी, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत छोटी थी और खाना वगैरह भी नहीं बना सकती थी। उनके यहाँ आने से अब्बा भी बेफिक्र हो गए और उनको भी सर छुपाने का ठिकाना मिल गया। वक्त आगे बढ़ने लगा। मैंने 10वीं का इम्तिहान पास किया तो तालीम का सिलसिला ख़त्म हो गया, क्योंकि इस वक्त वहाँ लड़कियों का कोई कॉलेज नहीं था, ना ही ज़्यादा तालीम आम थी। हमीदा फूफो मुझको घरदारी सिखाने लगी। महल्ले में मेरी चंद हम उम्र सहेलियाँ थीं। कभी वो मेरी तरफ इजात और कभी मैं उनसे मिलने चली जाती। पुराना ज़माना था, ना टीवी था, ना फिल्म, ना ही बाज़ारों के चक्कर लगते थे। रिसाले भी कभी कभार नसीब होते थे। किसी किस्म का कोई टाइम पास का जरिया नहीं था। मेरी कोई बहन भी नहीं थी। अम्मा का भी इंतकाल हो चुका था। राशिद भाई अब्बा के साथ दुकान में बैठते थे। सुबह के निकले, दोपहर को सिर्फ खाने के वक्त थोड़ी देर को आते, फिर निकलते तो शाम की खबर लेते। इशा की नमाज पढ़ते ही सो जाने का रिवाज आम था। मेरी फितरत और मेरी उठान इस माहौल के सख्त खिलाफ जा रही थी। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, मेरे अंदर जैसे पारा भरने लगा था। एक पीर सहन में होता तो दूसरा छत पर, कभी एक सहेली के घर तो कभी दूसरी सहेली के। अक्सर वो मेरी घर में जमा होती, क्योंकि यहाँ रोकने टोकने वाला कोई ना था।
अब्बा और राशिद भाई दुकान में होते तो हमीदा फूफो तो बेचारी कहीं गिनती में ना थी। वो अब कम सुनती थी और उनको दिखाई भी कम देने लगा था। हम सहेलियां आपस में खूब मजे करते, कहानियां सुनाती इस वक्त के हिसाब से जो चंद मेकअप की चीजें मुयस्सर थी। इनसे मेकअप किए जाते रेडियो पर गाने लगते, उल्टे सीधे डांस के नाम पर हाथ पीर मारे जाते। अक्सर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला पुरस्कार तहखाने इससे मुत्तसिल सीता मंदिर पर जा निकलता और फिर और मन घड़त बातें कहाँ से कहाँ जा निकलती। मैं अपनी सहेलियों में सबसे खूबसूरत थी, बल्कि सहेलियों में क्या, मैं तो शायद इस वक्त शहर में ही सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। इस बात का अंदाजा मुझे खूब था जो मुझे देखता देखता ही रह जाता। इस तरह नौजवानों में हद से ज्यादा निडर भी थी। शाम को तो क्या, मुझे रात में भी कभी डर नहीं लगता। आराम से अंधेरी गलियों में से गुजरती अपनी सहेलियों के घर चली जाती। माँ तो नहीं कि बुरे भले की तमीज बताती, ऐसे ही न जाने कैसे किस तरह जमशेद से दोस्ती हो गई। जमशेद मेरी गली में ही रहता था। वो राशिद भाई का दोस्त था, न जाने इसने मेरी वजह से दोस्ती की थी। वो अक्सर उनसे मिलने आ जाता तो हम एक दूसरे को देख लेते, फिर उनकी गैर मौजूदगी में आने लगा। रफ्ता रफ्ता ये कच्ची दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन ना आता। मैंने जमशेद के मुतालिक किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी सहेलियों तक को नहीं, क्योंकि इस वक्त ये प्यार और दोस्ती जो आजकल बिल्कुल आम है, सख्त बुरा समझा जाता था। मुझे अंदाजा था कि मेरी सहेलियां मुझे उन बातों से मना करेंगी या फिर मुझसे मिलना ही तर्क कर देंगी। इसलिए हम छप छप कर मिलते थे और मुलाकातों के लिए मेरा घर तो आइडियल था। अब्बा और भाई होते नहीं थे। हमीदा फूफो काम से फारिग है कर दोपहर में इतना लंबा सोती कि शाम में उठाना मुश्किल हो जाता था। ऐसे में जमशेद चुपके से मेरे घर में आ जाता और फिर हम होते और हमारी लंबी लंबी बातें। ये नहीं था जमशेद कोई बदफितरत बदमाश लड़का था। वो राशिद भाई की तरह सीधा सादी शरीफ था। कम उम्री की मोहब्बत कब कुछ सोचती है। वो अक्सर कहता था कि इसको इस तरह मिलना पसंद नहीं है और जल्द वो अपनी उम्मी को मेरे रिश्ते के लिए भेजेगा, बस उसकी बड़ी बहन की शादी हो जाए या उनका कहीं रिश्ता तय हो जाए। मगर ऐसा कभी ना हो सका। एक दिन अब्बा मामूल के मुताबिक दुकान जाने के लिए तैयार होने लगे तो चकरा कर बैठ गए। मैं उनको नाश्ता दे रही थी। क्या हो अब्बा, मैंने घबरा कर पूछा। आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं बेटा, उन्होंने जवाब दिया। रात को ठीक से सो नहीं पाया, शायद इसका असर है। आप आज दुकान ना जाएं, आराम करें, राशिद भाई ने भी कहा। मगर अब्बा ने हमारी एक न सुनी और दोनों दुकान चले गए। मैं उनके जाने के बाद घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे अंदाजे के मुताबिक जमशेद बाहर खड़ा था। दरवाजा खुलते ही वो अंदर गया। मैं इसको देखकर खुशी से निहाल हो गई, क्योंकि वो कई दिनों से नहीं मिला था और हमारी कोई बात नहीं हो सकी थी। हमीदा फूफो हसब मामूल सो चुकी थी। मैं जमशेद को अपने कमरे में ले आई और हम आहिस्ता बातों में मशगूल हो गए थे कि अचानक तेज दस्तक ने मुझे चौंका दिया। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं जमशेद को खामोश रहने का इशारा करके दरवाजे की तरफ आई। दरवाजे से झांकते ही मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। राशिद भाई फिक्रमंद चेहरा लिए दरवाजे पर खड़े थे और अब्बा पीछे तांगे में तकरीबन लेटे हुए थे। या अल्लाह, अब क्या करूं? मैं घबराहट से पागल हो गई। जल्दी से जमशेद को सारी सूरत हाल बताई। वो भी मेरी तरह डर गया। क्या करूं? कोई रास्ता दूसरा मौजूद नहीं था जहां से जमशेद को बाहर निकाल देती। छत मौजूद थी किसी बाउंड्री वाल के बगैर। वहां मौजूद इंसान नीचे वालों को साफ नजर आ जाता। बाहर से राशिद भाई मुस्तकिल दरवाजा बिजा रहे थे। सख्त घबराहट में एक ख्याल मेरे जहन में टकराया। कांपते हाथों से मैंने तहखाना की कुंडी खोली। देखो बस जमशेद, बस थोड़ी देर, जैसे ही माहौल साजगार होगा मैं तुम्हें निकाल लूंगी। मैं अपनी जल्दी में थी कि मैंने जमशेद के तासुरात तक नहीं देखे, बस अंदर धकेल कर बाहर से कुंडी लगा दी। वो मैं गुस्ल खाना में थी। राशिद भाई के पूछने पर मैंने बताया। अब्बा को क्या हुआ है? पता नहीं, दुकान पर अचानक गिर गए, उन्होंने बताया। वो और तांगे वाला अब्बा को उठाकर अंदर ले आए और बिस्तर पर लिटा दिया। मैं हकीम साहब को लेकर आता हूँ। वो बाहर निकल गए। शुक्र है मैं तेजी से अंदर की तरफ मुड़ी ही थी कि दरवाजे से गिल्ली के 2 हजरात अंदर आ गए। अब्बा के पास कमरे में बैठ गए। उफ, मेरी सांस रुक गई। अब तो जमशेद को जल्दी निकालना नामुमकिन था। वो सारा दिन गुजर गया। राशिद भाई हकीम को लेकर आए, अब्बा को दवा दी गई, फिर वो अब्बा के पास ही बैठ गए। हमीदा फूफो भी उठ गई। पूरे घर में चहल पहल थी।
दर हकीकत मेरे सीने में सांस घट रही थी। जिस तहखाना में चंद मिनट न गुजारे जा सकते थे, वहां इतने घंटे। खुदा खुदा करके शाम हो गई, फिर रात। अब्बा को खाना खुलाकर सुला दिया। राशिद भाई सारे दिन के थके हुए बैठते ही सो गए। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर चुपके से अपने कमरे से निकल आए। मेरे हाथ में मोमबत्ती थी। इस जमाने में पूरे घर में चंद ही बल्ब होते थे। तहखाना में तो दिन में रोशनी ना होती थी। उस वक्त तो तहखाना का क्या आलम होगा। इन खौफनाक ख्यालों में घिरी में आहिस्ता आहिस्ता तहखाना की तरफ बढ़ रही थी। बेचारा खौफ के मारे बेहोश ना हो गया हो, मैंने सोचा। आहिस्ता से मैंने तहखाने की जंग आलूद कुंडी खोली। जमशेद, जमशेद, जल्दी आओ बाहर, मैंने आवाज दी। मगर मेरी आवाज तहखाने की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। जमशेद, मैंने जरा तेज पुकार। मैंने आगे बढ़कर मोमबत्ती की रोशनी में नीचे झांका। 1, 2, 3 और फिर नीचे तक सारी सीढ़ियां खाली पड़ी थीं। जमशेद, मेरी आवाज कांपने लगी। मैं हिम्मत करके सीढ़ियां उतरने लगी और पहली मर्तबा रात के इस वक्त अकेली आखिरी सीढ़ी तक चली गई। मेरा पांव पानी से टकरा गया। वहां कोई नहीं था। तहखाना बिल्कुल खाली था। कैसे? कहां? मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने अपने हाथ से कुंडी लगाई और फिर खोली। तो फिर जमशेद मैं वहीं बैठकर रोने लगी। तुम कहां हो जमशेद? आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। ओए, हमें चौंक गए। मैंने आंसू पोंछे। अगर कोई कमरे में आ गया मेरा बेटा या बहू, तो इस वक्त रोने का क्या सबब बताऊंगी। 40 साल गुजर गए। वो भयानक पर असरार वाकया इस तरह पूरी तरह मुझे याद है, मुझे अक्सर तड़पाता है। जमशेद का इस दिन के बाद कहीं कोई पता ना चला। इसकी उम्मी, इसके घर वाले इसकी गुमशदगी की वजह जैसे पागल हो गए थे। पागल तो मैं भी हो गई थी, मगर मैं अपना दुख किसी से कह नहीं सकती थी। अक्सर घर वालों की अदम मौजूदगी में तहखाने का दरवाज़ा खोलकर जमशेद को पुकारती, मगर कभी कोई जवाब ना आया। हाँ, लेकिन अक्सर ख्वाब में मुझे जमशेद जवाब देता। नाहिद, इसकी आवाज़ कब में डूबी होती। हमेशा इसकी आवाज़ में सख्त तकलीफ होती। इसकी तकलीफ में डूबी आवाज़ ने मुझे कभी सुकून से ना रहने दिया। मेरे इस वाक़े के चंद साल बाद शादी हो गई। खुदा ने मुझे औलाद की नेमत से भी नवाजा। शौहर भी बहुत अच्छे मिले, मगर एक शदीद कसक ने मुझे तमाम उम्र चैन ना लेने दिया। अब्बा के इंतकाल के चंद सालों बाद राशिद भाई ने अच्छे इलाके में दूसरा घर ले लिया और इसमें शिफ्ट हो गए। मैं शादी के बाद दूसरे शहर आ गई। फिर कभी इस घर और इस मनहूस तहखाने को देखने का इत्तेफाक ना हुआ, मगर नजर तो मुझे वो अक्सर आता है नींद में। इसी तरह, इतना ही बल्कि इससे कहीं ज्यादा पर असरार। तहखाने एक शदीद गलती की, ये सजा कब खत्म होगी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया।